बच्चों बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल की। तो कैसे डील करना है जरा वो देखिए। पहले ये समझ लीजिए कि किसी भी पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट चार्ज के लिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रा किया जाता है। तो आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर में एक चीज़ आपको दिखेगी कि जो सर्किल्स बने हुए हैं, कंसेंट्रिक सर्किल्स बने हुए बच्चों, उनके बीच की गैपिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देखो पहले कम है, फिर ज़्यादा है, फिर और ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये गैपिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये फिगर है। समझ में आया? चलिए यहाँ पर देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज पॉजिटिव है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए? डायपोल के लिए। तो डायपोल में बच्चों समझते हैं आप कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट साइन अलग होता है। तो देखो सॉरी, इसको मैं कर देता हूँ प्लस क्यू चार्ज, इसको कर देता हूँ मैं माइनस क्यू चार्ज। क्लियर हुआ? एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन आएंगी। तो बनाना कैसे है? देखिए यहां पर क्या होगा कि ये जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे आ जाएंगी। इसको ऐसे दिखा दीजिए। देखिए यहां से मैंने 3 फील्ड लाइंस निकाली हैं, ठीक है। तो आपको इस जगह से भी 3 फील्ड लाइंस दिखानी पड़ेंगी क्योंकि सिमेट्री आपको दिखानी है। ये अंदर की तरफ दिखाया जाएगा। यहाँ पर दो देखो, मैंने यहाँ 3 दिखाई है, तो यहाँ पर भी आपको 3 दिखानी है। तो ये अंदर की तरफ हो जाएंगी। एक फील्ड लाइन दिखा दीजिए आप इधर अंदर की तरफ, और यहाँ पर भी एक फील्ड लाइन दिखा दीजिए बाहर की तरफ। तो ये जो फिगर होगा बच्चों, ये फिगर बन जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डायपोल। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर आप देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पेयर ऑफ सिमिलर चार्ज, तो इसमें क्या कोई डिफरेंस है? हाँ है। सिंपली अगर कोई चार्ज देखते हो तो जो कंसेंट्रिक सर्किल्स होती हैं वो एक पॉइंट चार्ज के आसपास सिर्फ इनकी बीच की गैपिंग है वो बढ़ती जाती है। यहां पर देखो इस साइड में गैपिंग ज़्यादा है, इस साइड में गैपिंग ज़्यादा है, लेकिन पास में यहाँ गैपिंग आप देख रहे हो कम हो गई, डिस्टर्ब हो गई है। मतलब ये है कि जब दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज पास में लाए जाते हैं तो उनके बीच सामने सामने क्या होता है, उनके बीच में जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखाई पड़ता है, अट्रैक्शन शो होता है। तो इसीलिए इस साइड में देखो ये थोड़ा सा इधर गैपिंग ज़्यादा दिखती है और अट्रैक्शन की वजह से जो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स थे वो एक दूसरे की तरफ आ गए, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। ये दिखता है किसमें? पेयर ऑफ चार्जेस बट बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। पेयर ऑफ चार्जेस हो, कैसे हो? सिमिलर पेयर ऑफ चार्जेस हो। अब देखो यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज, क्या होगा? रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन होगा तो क्या, रिपल्सन होने का मतलब क्या आया? रिपल्सन होने का बच्चों मतलब ये आएगा, देखो रिपल्सन होने का मतलब है कि ये एक दूसरे को रिपल करेंगे तो अब की बार इधर थोड़ी गैपिंग कम होगी, इस साइड में गैपिंग कम होगी। जब अट्रैक्शन होता है तो अंदर की साइड में गैपिंग कम समझ में आती है, साइड इधर ज़्यादा गैपिंग होती है, अंदर की साइड कम। रिपल्सन में क्या दिख रहा है? रिपल्सन में आपको दिखेगा कि ये एक दूसरे को पुश करते हैं। तो इस साइड में जो गैपिंग थी कंसेंट्रिक सर्किल में वो थोड़ी सी कम हो गई है, इधर भी कम हो गई है, लेकिन इधर बढ़ गई क्योंकि इन्होंने इधर पुश कर दिया। अब देखो यहाँ बनाना कैसे है? फील्ड लाइन, क्योंकि दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आपको फील्ड लाइन भी ड्रा करनी पड़ती है। कैसे बनाओगे? रिपल्सन है, दोनों से फील्ड लाइन निकलेंगी मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा होगा। यहाँ से ये फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगी, ऐसी फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन यहाँ से निकलती हुई दिखाई पड़ेंगी आपको, ठीक है। अब ये फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो मैंने क्या दिखा, यहाँ से भी एक फील्ड लाइन दिखा दी, एक फील्ड लाइन मैंने और दिखा दी, यहाँ से भी एक फील्ड लाइन दिखा दीजिए आप,
ऐसे ये फील्ड लाइन, इसको थोड़ा और करेक्ट कर देता हूँ मैं, ऐसे, ठीक। इसको और कर दीजिए, यहाँ से फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, इधर भी फील्ड लाइन बाहर निकलेगी। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, कभी भी एक दूसरे को ये टच नहीं करेंगे, आगे कहीं पर भी ये टच नहीं करेंगे। ये ऐसे आ जाता है। इस वाले में भी देखो ये ऐसे आएगा, लेकिन एक दूसरे को ये टच नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों फिगर बनाओगे किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर, किसके लिए है, ये है पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, लाइक चार्जेस के लिए। अगर नेगेटिव होंगे चार्जेस तो यहाँ बस जो ये फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं बस उसमें एरो अंदर की तरफ लगा देंगे, दोनों माइनस होंगे, दोनों अंदर की तरफ होंगे, बनाएंगे सेम। डायपोल के लिए सेम केस ऐसा ही रहने वाला है। अब बच्चों हम आपके साथ बात करते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल क्या होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करें इक्विपोटेंशियल, इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल। तो कैसे इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल को डिस्कस करना है, हटा दो बच्चों, देखो लगाइए हेडिंग इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल। इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल कैसे लिखना है, एक सिंपल सा तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख दीजिए, बस आपको इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं लिखता हूँ V इज इक्वल टू ए एक्स वाई, ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या होगा, मुझे बताना है शेप और इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल। फाइंड शेप एंड इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल, इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल। आजकल बच्चों नीट और जेईई में क्वेश्चन बन रहा है कि इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल समझाइए, तो क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आएगा और आपको शेप बताना होगा और इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल बताना है। कैसे लिखा जाता है, मैंने बताया कि सॉल्यूशन में आपको सिर्फ इतना लिखना है, v जो भी दिया जाए उसको कांस्टेंट के इक्वल कर दो। यहाँ पर क्या आएगा, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ v की वैल्यू ये दी गई है a x, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल। ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल। ये आंसर हो जाता है। यहाँ से शेप के बारे में बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो शेप के बारे में क्या है, a इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू, फिर कांस्टेंट आएगा। अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। मतलब जो शेप होगा ये किसका सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। किसको करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। दिस रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, v इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ले लिया मैंने। अब आपको बताना है फाइंड शेप एंड इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल, इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल बतानी है और शेप बताना है। कैसे बताओगे बच्चों, देखो जो चीज़ दी जाए उसको क्या लिखना है, उसको आपको सिंपली लिखना है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लिख दीजिए, क्या आएगा, यहाँ लिखा जाएगा v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट लिखेंगे दैट इज a वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो इक्वेशन आएगी यही तो इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ से शेप के बारे में क्या बता सकते हैं, a अगर इसके नीचे ले जाओगे
तो ये लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया, इसकी भी मीनिंग होती है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट के हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये रिप्रेजेंट करता है दिस रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला को। किसको करता है? ये यहाँ पर हाइपरबोला को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर ये बच्चों हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर देगा। दिस रिप्रेजेंट हाइपरबोलिक। तो ये हाइपरबोलिक हो जाएगा। शेप पता चल गया, ये क्या हो गया? शेप हो गया। और इक्वेशन तो ये हो गई थी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल। ये हो गया बच्चों। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगा है कि कब हाइपरबोलिक होगा, कब एलिप्स होगा, कब बच्चों सर्किल होगा, उसकी भी इक्वेशन आपको पता है। एक इक्वेशन लेता हूँ, देखो एग्जाम्पल 3। अगर कहीं ऐसा लिखा होता VA और लिखा होता ये y माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा होता, इसका मतलब क्या होता? तो आपको यही शेप निकालना होता। फाइंड शेप एंड इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल बच्चों यही निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों ये है, देखो यहाँ पे कि पहले तो सॉल्यूशन इसका बनाओ। क्या बनाओगे सॉल्यूशन? सॉल्यूशन में लिखोगे v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा, तो ये चीज़ दी गई है, यहाँ लिख दो। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो a y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो चीज़ आएगी इसको बोलते हो इक्वेशन। क्या बोलते हो? दिस इज इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल। ये तो एक आंसर हो गया। अब बताना है शेप कैसे बताओगे? ए ले जाओ कांस्टेंट के नीचे, तो y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ये एक तरह का कांस्टेंट ही तो है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इसको आप ये भी ले सकते हो, क्या? y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं c लिख दूँ, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसको उठा के उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, क्या मिलेगा? ये आ जाएगा c प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मेट है, दिस आल्सो रिप्रेजेंट द पैराबोला। दिस रिप्रेजेंट पैराबोला। इसका मतलब शेप कैसा हो गया? पैराबोलिक हो गया। क्यों? क्योंकि आपको ये तो बच्चों पता है y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू bx प्लस cx स्क्वायर, चाहे यहाँ प्लस लिखा हो या फिर y इज इक्वल टू bx माइनस cx स्क्वायर, चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे ऐसा लिखा हो, चाहे इस तरह का शेप लिखा हो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट है, मान लिया 1, ये अकेला ही है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई फॉर्मेट हो या इस तरह का कोई फॉर्मेट हो, अगर आपको मिल रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को। इस तरह का कोई मिल जाए या इस तरह का मिल जाए तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बच्चों है इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल और उसके शेप को लेकर के। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि शेप कैसे बनाते हो लाइक चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का, और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रा किए जाते हैं, ये मैंने इस लेक्चर में ले लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक।